तो दोस्तों कुछ समय पहले 2012 में एक मूवी देखने को मिली थी सैफ। जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट एक तरह से हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। तो आज पूरी जानकारी इसके अगले पार्ट के बारे में बताएंगे, उसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। सिर्फ दो एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे बोअज याकिन ने लिखा और निर्देशित किया है। लॉरेंस बेंडर, डाना ब्रुनेट्टी और जोसेफ ज़ोल्फो द्वारा निर्मित और जेसन स्टैथम, क्रिस सारंडन, रॉबर्ट जॉन बर्क और जेम्स होंग द्वारा अभिनीत। फिल्म में ल्यूक राइट, एक पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व पिंजरे का लड़ाकू, रूसी माफिया, चीनी ट्रायर्स और भ्रष्ट एनवाईपीडी अधिकारियों द्वारा पीछा किए जा रहे एक प्रतिभाशाली बच्चे की रक्षा करता है। सिर्फ को लायंसगेट फिल्म्स द्वारा 27 अप्रैल 2012 को रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। इस फिल्म ने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $40.6 मिलियन की कमाई की। कथानक: ल्यूक राइट, एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी और पिंजरे में लड़ने वाला, अनजाने में एक तय लड़ाई जीत जाता है। रूसी माफिया का मुखिया एमिल डोचेस्की अपने बेटे वसीली और उसके आदमियों को राइट की गर्भवती पत्नी को सजा के तौर पर मारने के लिए कहता है और फिर वादा करता है कि वह जिस किसी से भी नियमित रूप से बात करेगा उसे मार देगा। ल्यूक अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देता है, इस तरह एक बेघर आवारा बन जाता है। चीन में एक युवा गणितीय प्रतिभा मेई को ट्रायड बॉस हान जियाओ के लिए काम करने वाले लोगों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पदचिह्न को खत्म करने के लिए मेई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। हान उसे क्रूर गैंगस्टर क्वान चांग की देखभाल में न्यूयॉर्क शहर भेज देता है। एक साल बाद हान चीन से आता है और मेई से एक लंबा नंबर याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर लेने के रास्ते में उनकी गाड़ी पर रूसी माफिया द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। मेई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर मांगती है, लेकिन वह मना कर देती है। इससे पहले कि वे उससे आगे पूछताछ कर पाते, उन्हें भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजी गई पुलिस ने रोक दिया, जो हान के लिए काम करता है। मेई इस उलझन के दौरान भाग जाती है और रूसियों द्वारा उसका पीछा करके पास के सबवे स्टेशन तक ले जाया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोच रहा होता है। चेम्याकिन को अपनी पत्नी को मारने वाले लोगों में से एक के रूप में पहचानना और मेई की परेशानी को देखना, ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेम्याकिन और अन्य रूसियों को मार देता है। मेई अगले पड़ाव पर भाग जाती है। ल्यूक आता है और उन्हें अक्षम कर देता है। इस प्रकार मेई को अपने अच्छे इरादों के बारे में आश्वस्त करता है, इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भी भेज दे। एक होटल में छुपकर मेई ल्यूक को नंबर समझाता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन तिजोरी का कोड है। हालांकि क्वान मेई को उसके सेल फोन के जरिए ढूंढ लेता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग निकलता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों से लड़ता है। शहर के दूसरी ओर कैप्टन वुल्फ की मुलाकात मेयर डैनी ट्रेमेलो से होती है, जिन्हें पता चल गया है कि ल्यूक इसमें शामिल है, और वुल्फ को सावधान करते हुए बताते हैं कि ल्यूक कोई नियमित पुलिस वाला नहीं था, बल्कि एक ब्लैक ऑप्स हिटमैन था, जिसे सरकार ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों द्वारा ट्रेमेलो के लिए अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ उधार दिया था। ल्यूक और एलेक्स। ल्यूक सरकार के लिए किए गए अपने कामों के प्रायश्चित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चेम्याकिन के फोन का उपयोग करके ल्यूक वेसिली को फंसाता है और उसका अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे की जान के लिए एक सौदे को स्वीकार करता है, यह समझाते हुए कि मेई का नंबर चाइनाटाउन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को खोलता है, हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री के बारे में नहीं जानता है। तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टीम की आवश्यकता होने पर ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायर गैंगस्टरों से लड़ते हैं। जैसे ही ल्यूक इसे खोलने वाला होता है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मार देता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसे का उपयोग करके ल्यूक एलेक्स को रिश्वत देता है, जो अब मेयर का सहायक और प्रेमी है, मेई को बचाने के लिए। एलेक्स बताता है कि दूसरी तिजोरी मेयर की है, जिसमें न्यूयॉर्क के हर अपराध सिंडिकेट का डेटा वाली एक डिस्क है। एलेक्स क्वान और उसके आदमियों से मिलता है और उन्हें मार देता है, जबकि मेई देखती रहती है। इस बीच ल्यूक मेयर पर हमला करता है
और मेयर की डिस्क की एक कॉपी वापस ले लेता है। एलेक्स और ल्यूक एक मीटिंग की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ल्यूक पैसे देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय सुझाव देता है कि वे इसे लड़ाई से सुलझा लें। इससे पहले कि वे शुरू कर सकें, मेई एलेक्स को गोली मार देती है, जिससे वह घायल हो जाता है और ल्यूक उसे खत्म कर देता है। इसके बाद ल्यूक वुल्फ को $50,000 देता है और उसे वेसिली को उसके पिता के पास बिना किसी नुकसान के वापस करने का निर्देश देता है। वह मेई की आज़ादी खरीदने के लिए हान को बाकी पैसे भेजता है और हान के संचालन को बर्बाद करने की धमकी देता है अगर हान मेई को वापस लाने की कोशिश करता है। हान न्यूयॉर्क से घृणा से निकलता है क्योंकि ल्यूक पूरे शहर में डिस्क की कई प्रतियां छिपा देता है। ल्यूक और मेई शहर छोड़ने और पश्चिम की ओर सिएटल जाने की योजना बनाते हैं, जहां मेई प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक स्कूल में दाखिला ले सकती है। जब मेई पूछती है कि क्या वे आखिरकार सुरक्षित हैं, तो ल्यूक जवाब देता है कि वे एक दिन में एक दिन का सामना करेंगे। ढालना। जेसन स्टैथम, ल्यूक राइट, एक पूर्व एनवाईपीडी पुलिस अधिकारी, एमएमए फाइटर, गुप्त रूप से एक सरकारी हत्यारा। कैथरीन चैन, मेई के रूप में एक युवा चीनी गणित प्रतिभा। रॉबर्ट जॉन बर्क, कैप्टन वुल्फ, एक भ्रष्ट एनवाईपीडी कप्तान जो ल्यूक राइट का पूर्व सहयोगी है। क्रिस सारंडन, मेयर ट्रेमेलो, एकमात्र व्यक्ति जो ल्यूक राइट से संबंधित रहस्यों को जानता है। एंसन माउंट, एलेक्स रोसेन, ल्यूक राइट का पूर्व स्क्वाडमेट, जो उसकी तरह ही एक सरकारी हत्यारा है। जेम्स हांग, हान जियाओ, न्यूयॉर्क में चीनी ट्रायड के ड्रैगन हेड। रेगी ली, क्वान चांग, हान जियाओ ट्रायड का एक हिंसक उच्च पदस्थ सदस्य। सैंडोर टेक्सी, एमिल डोचेस्की, न्यूयॉर्क शहर में रूसी माफिया का बॉस और ल्यूक राइट का कट्टर दुश्मन। जोसेफ सिकोरा, वसीली डोचेस्की, अपने पिता के रूसी माफिया में लेफ्टिनेंट। डैनी होच, जूलियस बोरकोव, ल्यूक राइट के भ्रष्ट पूर्व एनवाईपीडी सहयोगियों में से एक। मैट ओटूल, जासूस लास्की के रूप में। उत्पादन। सेफ की घोषणा 6 मई 2010 को की गई थी। 3. यह फिल्म IM ग्लोबल, जिन्होंने इसका निर्माण भी किया और पूरी तरह से वित्तपोषित भी किया, और लायंसगेट के बीच 3 फिल्म वितरण सौदे में पहली है। अन्य 2 पीट ट्रेविस की ड्रेड और साइमन वेस्ट की प्रोटेक्शन है। लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक एंटरटेनमेंट और 8711 एक्शन डिजाइन ने भी इसका निर्माण किया है। $30 मिलियन के बजट पर मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर से दिसंबर 2010 तक फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क शहर में हुई। 5-6 फिलाडेल्फिया में ब्रॉड स्ट्रीट पर दृश्यों का फिल्मांकन 17, 18 और 19 नवंबर की रात और सुबह में किया गया था। 6 फिलाडेल्फिया शहर के एक कैथोलिक स्कूल की एक कक्षा का उपयोग चीन में एक कक्षा को दर्शाने वाले दृश्य के लिए किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म को 28 अक्टूबर 2011, 7 और 2 मार्च 2012 को रिलीज किया जाना था, लेकिन अंततः इसे 27 अप्रैल 2012 तक के लिए टाल दिया गया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 114 समीक्षाओं के आधार पर 60% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.70 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, जबकि कठोर और हिंसक रूप से आविष्कारशील सेफ अंतः एक्शन थ्रिलर पैक से खुद को अलग करने के लिए बहुत अधिक सूत्रबद्ध साबित होती है, जिसमें इसके स्टार की कुछ बेहतर फिल्में भी शामिल हैं। 9 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 25 आलोचकों के आधार पर 100 में से 55 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने कहा कि सेफ के साथ परेशानी यह है कि आपको हर कदम पर पता होता है कि यह कहा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुट्ठियों, लातों, गोलियों, कार के पीछा करने और टूटी हुई श्वासनली के बीच फिल्म उस रिश्ते की भावना को तब तक भुना सकती थी जब तक कि आप उल्टी न कर दें। लेकिन स्टैथम और चंचल चैन ने इसे मजबूती से निभाया। संयम उन्हें पसंद है। स्टैथम अभी भी सेफ में सुरक्षित खेल रहे हैं, लेकिन कमजोरी दरारों से दिखाई दे रही है। 11 USA टुडे की क्लाउडिया पुइग ने फिल्म को मध्यम रूप से सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि याकिन का शानदार निर्देशन, त्वरित कट, असीम ऊर्जा और भावुकता की कमी से चिन्हित एक्शन दृश्यों को संतोषजनक बनाता है, लेकिन उन्हें लगा कि संवाद क्लिच से भरा हुआ है। लॉस एंजल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेले ने 3/5 स्टार दिए। उन्होंने कहा,
याकिन ने अपने स्टार को मतलबी दिखने, तेजी से सोचने, तेजी से गाड़ी चलाने, मुक्का मारने, चुटकी लेने, कुचलने और स्क्रीन मेमोरी में सबसे अधिक खतरे में पड़े बाल चरित्र के साथ करिश्माई बंधन बनाने के लिए भरपूर जगह दी है। 13 किम न्यूमैन ने एम्पायर में 4/5 स्टार दिए। इसे एक कठोर, थकाऊ, रोमांचक एक्शन पिक्चर के रूप में वर्णित किया जिसमें ऐसा भुगतान है जो सैम फुलर या हॉवर्ड हॉक्स को खुश कर सकता था। 6 यह भी देखें। लॉरेंस बेंडर, जन्म 17 अक्टूबर 1957, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। अपने करियर के दौरान बेंडर द्वारा निर्मित फिल्मों को 36 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप 8 जीत मिली। बेंडर 1992 में रिजर्वायर डॉग्स का निर्माण करके प्रसिद्धि में आए और उसके बाद से उन्होंने क्वेंटिन टारंटिनो की कई फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें पल्प फिक्शन, किल बिल, वॉल्यूम 1 और 2 और इनग्लोरियस बास्टर्ड्स शामिल हैं। बेंडर ने 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी निर्माण किया है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय एन इनकन्वीनिएंट ट्रूथ 2006 है, जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 3 उन्हें पल्प फिक्शन, गुड विल हंटिंग और इनग्लोरियस बास्टर्ड्स के निर्माण के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामांकन प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जीवन। बेंडर का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में एक यहूदी परिवार में हुआ था और वे न्यू जर्सी में पले बढ़े, जहां उनके पिता एक कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर थे और उनकी मां एक किंडरगार्टन शिक्षिका थीं। 5 उन्होंने उस समय अपने गृहनगर चेरी हिल का वर्णन सभी श्वेत और यहूदी विरोधी के रूप में किया। 6 उन्होंने चेरी हिल हाई स्कूल ईस्ट में पढ़ाई की। 7 जहां उन्होंने एक सिविल इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उनके दादा एक सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने सुना था कि इस क्षेत्र में अच्छी नौकरियां उपलब्ध हैं। 8 उन्होंने 1979 में मेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक किया। 8 9 4 कॉलेज में रहते हुए बेंडर को नृत्य का शौक हो गया। स्नातक होने के बाद बेंडर ने नृत्य करना जारी रखा और उन्हें लुई फाल्को नृत्य मंडली में छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। 10 चोटों की एक श्रृंखला ने उनके नृत्य करियर को समाप्त करने से पहले उन्होंने कुछ समय तक एक नर्तक के रूप में काम किया। 4 आजीविका। पतली परत। 1980 के दशक में उन्होंने सिंडिकेटेड एंथोलॉजी सीरीज टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड पर ग्रिप के रूप में काम किया। 1989 में उन्होंने सैम रेमी के साथ मिलकर फिल्म इंट्रूडर का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने कहानी का सहलेखन भी किया। 1990 में टारंटिनो से मिलने और रिजर्वायर डॉग्स की पटकथा दिए जाने के बाद वह फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए, जिसने व्यावसायिक सफलता हासिल की। 11 1990 के दशक के दौरान बेंडर ने पल्प फिक्शन 1994, किलिंग जो 1994, फ्रेश, व्हाइट मैन्स बर्डन 1995, फ्रॉम डस्क टिल डॉन 1996, जैकी ब्राउन 1997, गुड विल हंटिंग 1997। 2000 के दशक की शुरुआत में बेंडर ने द मैक्सिकन 2001, नॉक अराउंड गाइज 2001, किल बिल वॉल्यूम 1 2003, किल बिल वॉल्यूम 2 2004, इनोसेंट वॉयस 2004 और डर्टी डांसिंग, हवाना नाइट्स जैसी फिल्में बनाईं। मई 2005 से बेंडर हफपोस्ट में एक योगदानकर्ता ब्लॉगर रहे हैं। 8 फरवरी 2018 को कई समाचार आउटलेट ने यह खबर चलाई कि बेंडर फिल्म किल बिल के सेट पर एक कार दुर्घटना को कवर करने के लिए जिम्मेदार था, जिसके बारे में उमा थुरमन का दावा है कि इस दुर्घटना ने उन्हें लगभग मार डाला था। 2009 में बेंडर ने टारंटिनो फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का निर्माण किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह आखिरी बार होगा जब बेंडर और टारंटिनो कभी एक साथ काम करेंगे। उन्होंने 2012 की फिल्म सेफ का भी निर्माण किया, जिसमें जेसन स्टैथम ने अभिनय किया था। 14 2016 में वह द फॉरेस्ट, मार्टिन स्कॉर्सेसे की साइलेंस और मेल गिब्सन की है एक्सो रिज के कार्यकारी निर्माता थे। 15 2017 में यह घोषणा की गई थी कि बेंडर फिल्म द विडो के लिए एक निर्माता के रूप में काम करेंगे। 2024 में बेंडर ने फिल्म हाउ किड्स रोल का निर्माण किया।
बेंडर ने अपने द्वारा निर्मित कई फिल्मों में कैमियो भूमिका निभाई है। वह रिजर्वायर डॉग्स में मिस्टर पिंक का पीछा करने वाले एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में थे, फ्रेश, पल्प फिक्शन और 4 रूम्स में एक रेस्तरां संरक्षक जिसे लंबे बालों वाला युप्पीस्कम कहा जाता है, किल बिल वॉल्यूम 2 में एक होटल क्लर्क और सेफ में बारटेंडर की भूमिका में थे। शिस वृत्तचित्र। उन्होंने 2006 की डॉक्यूमेंट्री एन इनकन्वीनिएंट ट्रूथ का निर्माण किया, जिसने जलवायु परिवर्तन के बारे में अभूतपूर्व जागरूकता पैदा की और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। शिबा 2008 में बेंडर विश्व सुरक्षा संस्थान अभियान ग्लोबल जीरो के संस्थापक सदस्य थे। 19 उनकी 2010 की डॉक्यूमेंट्री काउंटडाउन टू जीरो में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति एफडब्ल्यू क्लार्क और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर शामिल थे और इसमें प्रसार, आतंकवाद और परमाणु हथियारों के आकस्मिक उपयोग से उत्पन्न तत्काल जोखिम का विवरण दिया गया था। 20 बेंडर 2017 की एन इनकन्वीनिएंट ट्रूथ की अगली कड़ी एन इनकन्वीनिएंट सीक्वल ट्रूथ टू पावर के कार्यकारी निर्माता थे। 21 टेलीविजन। 2000 के दशक की शुरुआत में बेंडर ने केविन केली ब्राउन के साथ साझेदारी की और प्रोडक्शन कंपनी बेंडर ब्राउन प्रोडक्शंस बनाई। कंपनी ने सीबीएस ड्रामा डॉ वेगास और सिफी चैनल की मिनी सीरीज अर्थसी का निर्माण किया। आशा 2008 में यह बताया गया कि बेंडर 9 इंच नेल्स के ट्रेंट रेजनर के साथ 2007 एल्बम ईयर जीरो पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज बनाने के लिए काम कर रहे थे। आशिसा बेंडर ने 2015 स्टारज मिनी सीरीज फ्लैश एंड बोन का निर्माण किया। 24 2017 में यह घोषणा की गई थी कि बेंडर और ब्राउन सीडब्ल्यू के लिए टेलीविजन सीरीज रोसवेल के रीबूट पायलट का कार्यकारी निर्माण करेंगे। 25 सीडब्ल्यू ने मई 2018 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको को सीरीज का आदेश दिया। 26 बेंडर ने 2018 नेटफ्लिक्स सीरीज 7 सेकंड्स का भी कार्यकारी निर्माण किया। 27 व्यक्तिगत जीवन। डाना ब्रुनेट्टी, जन्म 11 जून 1973, एक अमेरिकी मीडिया कार्यकारी, फिल्म निर्माता और उद्यमी हैं। ब्रुनेट्टी को द सोशल नेटवर्क और कैप्टन फिलिप्स के निर्माण के लिए 2 अकादमी पुरस्कारों और नेटफ्लिक्स श्रृंखला हाउस ऑफ कार्ड्स के निर्माण के लिए 5 एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। प्रारंभिक जीवन। ब्रुनेट्टी का पालनपोषण कोविंगटन, वर्जीनिया में हुआ। 1 और उन्होंने एलेघेनी हाई स्कूल में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की। 2 एक बच्चे के रूप में ब्रुनेट्टी अपने स्थानीय समाचार पत्र के सुबह और शाम के संस्करण वितरित करते थे। वह 1992 में यूएस कोस्ट गार्ड में शामिल हुए और 1995 तक सेवा की। अपनी भर्ती के दौरान ब्रुनेट्टी न्यूयॉर्क चले गए। जब ब्रुनेट्टी एक स्टार्टअप डिजिटल वायरलेस नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे थे, तब एक पारस्परिक मित्र से संयोगवश परिचय के माध्यम से उनकी मुलाकात अभिनेता केविन स्पेसी से हुई। आजीविका। कैरियर का आरंभ। 1997 में एक दूसरे से मिलने के तुरंत बाद स्पेसी ने ब्रुनेट्टी को अपना कार्यकारी सहायक नियुक्त किया। 4 ब्रुनेट्टी ने स्पेसी के साथ कई फीचर फिल्मों में काम किया, जैसे अमेरिकन ब्यूटी 1999 और द शिपिंग न्यूज़ 2001। 2001 में ब्रुनेट्टी ने स्पेसी की ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस वेबसाइट triggerstreet.com को, जो मूल रूप से ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस के लिए एक स्थिर होमपेज था, महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं के लिए एक मंच में बदल दिया। यह साइट उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सदस्यों से प्रतिक्रिया के लिए पटकथा और लघु फिल्में प्रस्तुत करने का स्थान था। 5 triggerstreet.com को 2002 में एक प्रारंभिक सोशल मीडिया साइट के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। सदस्य प्रोफाइल की मेजबानी, प्रस्तुत कार्य और इंटरैक्टिव फोरम की सदस्य रेटिंग प्रदान करना। 6 ट्रिगर स्ट्रीट ने लगातार उपयोगकर्ताओं को प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप इसे टाइम पत्रिका द्वारा 2004 की शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ वेबसाइटों में से एक नामित किया गया। 7 साइट को ट्रिगर स्ट्रीट लैब्स के रूप में जाना जाने लगा। नए triggerstreet.com के लॉन्च के तुरंत बाद ब्रुनेट्टी ने मोशन पिक्चर निर्माता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। निर्माता। 2002 में ब्रुनेट्टी ने ट्रिगर स्ट्रीट के माध्यम से अंकल फ्रैंक और अमेरिका रीबिल्स ए ईयर एट ग्राउंड जीरो नामक वृत्तचित्रों का सहनिर्माण किया। विवादास्पद अप्रकाशित वृत्तचित्र है एकर्स वांटेड भी कंपनी की शुरुआती फिल्म स्लेट का हिस्सा था। 2004 में
स्पेसी ने ब्रुनेट्टी को ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया। ब्रुनेट्टी की पहली फीचर फिल्म निर्माण क्रेडिट बियॉन्ड द सी 2004 के लिए सनिर्माता के रूप में थी। उनकी पहली पूर्ण फीचर क्रेडिट मिनी की पहली बार थी। बाद में उन्होंने द सैस्क्वाच डंपलिंग गैंग 2006 फिल्म का निर्माण किया। उन्होंने एमी नामांकित बर्नार्ड और डोरिस का भी निर्माण किया। ब्रुनेट्टी, जो खुद स्टार वार्स के प्रशंसक हैं, ने उत्सुकता से स्टार वार्स कॉमेडी फैनबॉयज का निर्माण किया। फिल्म को द वीनस्टीन कंपनी द्वारा वितरित किया गया था और मूल रूप से 17 अगस्त 2007 को रिलीज के लिए स्लेट किया गया था। हालांकि रीशूट में देरी और फिल्म के अंतिम कट पर असहमति के बाद फैनबॉयज की रिलीज 9 फरवरी 2009 तक के लिए टाल दी गई। ब्रुनेट्टी ने KCRW के द बिजनेस पॉडकास्ट 10 और द न्यूयॉर्क टाइम्स में साक्षात्कारों में वीनस्टीन कंपनी के साथ फिल्म के संघर्षों पर चर्चा की। ब्रुनेट्टी की पहली बड़ी सफलता 21/2008 के लिए थी, जो बेन मेजरिच की न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग किताब ब्रिंगिंग डाउन द हाउस पर आधारित फिल्म थी। $35 मिलियन के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग $158 मिलियन की कमाई की। ब्रुनेट्टी ने बाद में श्रिंक और कैसिनो जैक का निर्माण किया। 2009 की शुरुआत में ब्रुनेट्टी ने मेजरिच के साथ मिलकर द एक्सीडेंटल बिलियनियर्स नामक पुस्तक का रूपांतरण किया, जिसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म द सोशल नेटवर्क में बदल दिया गया। पटकथा रूपांतरण हारून सोरकिन द्वारा लिखा गया था, डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित और मार्क जुकरबर्ग और Facebook.com की स्थापना की कहानी बताई गई थी। फेसबुक की स्थापना पर किताब लिखते समय मेजरिच कुछ संस्थापक सदस्यों के संपर्क में थे, लेकिन सभी के नहीं। उन्हें एडुआर्डो सेवरिन से संपर्क करने में परेशानी हो रही थी। उस मुलाकात को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रुनेट्टी ने बोस्टन में मेजरिच की पहली किताब पर आधारित फिल्म की स्क्रीनिंग रखी और सेवरिन को उस स्क्रीनिंग में आमंत्रित किया। स्क्रीनिंग के बाद पार्टी में उन तीनों ने मेजरिच के काम पर चर्चा करने में समय बिताया। लास वेगास में फिल्म की बाद की स्क्रीनिंग के परिणामस्वरूप सेवरिन और उनके दोस्तों की ब्रुनेट्टी और मेजरिच से फिर से मुलाकात हुई। ब्रुनेट्टी ने यह सुनिश्चित किया कि केविन स्पेसी प्रीमियर और आफ्टर पार्टी में भी शामिल हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके फेसबुक से संबंधित प्रोजेक्ट को वह सारी गति मिले जिसकी उसे जरूरत थी। मेजरिच के 14 पृष्ठ के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप एक फिल्म सोनी को बेची गई जो बाद में द सोशल नेटवर्क बनी। 2011 में द सोशल नेटवर्क को 8 ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें बेस्ट पिक्चर, म्यूजिक, ओरिजिनल स्कोर, लीडिंग रोल में एक्टर, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, फिल्म एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग और लेखन, एडाप्टेड स्क्रीनप्ले शामिल हैं। 13 ब्रुनेट्टी ने KCRW के द बिजनेस पॉडकास्ट पर द सोशल नेटवर्क के बारे में बात की। 2016 में ब्रुनेट्टी ने फिल्म पर सेवरिन का सहयोग प्राप्त करने के अपने प्रयासों में सेवरिन के लिए डेट्स खोजने की बात स्वीकार की। ब्रुनेट्टी ने कैप्टन फिलिप्स का निर्माण किया, जिसमें टॉम हैंक्स ने अभिनय किया और पॉल ग्रीनग्रास द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसने उन्हें अपने करियर का दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। 2015 में ब्रुनेट्टी और माइकल डी लुका ने फोकस फीचर्स के लिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे फिल्म रूपांतरण का निर्माण करने के लिए फिर से हाथ मिलाया। 2016 में ब्रुनेट्टी ने सार्वजनिक रूप से प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की आलोचना की, क्योंकि शुरुआत में उन्हें 50 शेड्स ऑफ ग्रे 50 शेड्स डार्कर के सीक्वल के लिए प्रोड्यूसर्स मार्क PGA मार्क नहीं दिया गया था। 17 अपील पर निर्णय जीतने के बाद ब्रुनेट्टी को अंततः यह मार्क प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे जीत करार दिया। 18 उन्हें तीसरी फिल्म 50 शेड्स फ्रीड का भी श्रेय दिया गया। सापेक्षता मीडिया। जनवरी 2016 में यह घोषणा की गई थी कि रिलेटिविटी मीडिया, जो अभी चैप्टर 11 दिवालियापन से उभर रहा था, 19 ने ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस का अधिग्रहण कर लिया था और केविन स्पेसी रिलेटिविटी स्टूडियो के अध्यक्ष बनेंगे जबकि ब्रुनेट्टी स्टूडियो के अध्यक्ष बनेंगे। 20 ब्रुनेट्टी ने एक बयान में कहा, दिल से एक विघटनकारी होने के नाते मैं उन अवसरों की प्रतीक्षा करता हूं जो एक स्टूडियो सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे। जब स्टूडियो के लिए कागजी कार्रवाई अदालत में दायर की गई तो यह सामने आया कि स्पेसी ने स्टूडियो की अध्यक्षता संभालने से इनकार कर दिया था। 22 और 2016 के अंत तक ब्रुनेट्टी ने भी रिलेटिविटी छोड़ दी थी, जबकि दोनों हाउस ऑफ कार्ड्स और मैनहंट अनबॉम्बर पर कार्यकारी निर्माता बने रहे।
23. कैवेलरी मीडिया 2018 में ब्रुनेट्टी और पूर्व रिलेटिविटी मीडिया एग्जीक्यूटिव कीगन रोसेनबर्गर ने लॉस एंजल्स स्थित मीडिया कंपनी कैवेलरी मीडिया की सहस्थापना की। कैवेलरी का मुख्य फोकस वैश्विक दर्शकों के लिए प्रीमियम फीचर फिल्मों और स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज का अधिग्रहण, विकास और उत्पादन है। 2023 में ब्रुनेट्टी ने सोलो प्रोडक्शन में लौटने के लिए कैवेलरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिल्मोग्राफी अंकल फ्रैंक 2002। बोअज याकिन, हिब्रू, जन्म 20 जून 1965, एक न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक इजरायली अमेरिकी पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्होंने द रूकी, फ्रेश, ए प्राइस एबव रूबीज, प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सेंड्स ऑफ टाइम और नाउ यू सी मी जैसी फिल्मों की पटकथाएं लिखी हैं और 2000 की स्पोर्ट्स ड्रामा रिमेंबर द टाइटन्स और 2012 की जेसन स्टैथम एक्शन फिल्म सेफ का निर्देशन किया है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने फिल्म निर्माता एली रोथ के साथ अक्सर सहयोग किया है और हॉस्टल फ्रेंचाइज की पहली 2 प्रविष्टियों के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। प्रारंभिक जीवन याकिन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही इजरायल में जन्मे हैं। 2, 3 और उनकी मुलाकात पेरिस में मार्सेल मार्सेऊ के साथ मिमिंग का अध्ययन करते समय हुई थी। 4 उनके पिता का परिवार सीरियाई यहूदी और मिस्र के यहूदी वंश का है और उनकी मां का परिवार अश्केनाजी पोलिश यहूदी वंश का है। उन्होंने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की, जहां वे 1983 में अभिनेता जॉन क्रायर के साथ सहपाठी थे। 3 उन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया और 19 साल की उम्र में एक पटकथा के लिए अपना पहला सौदा किया। आजीविका स्कूल खत्म करने के बाद याकिन ने फिल्म उद्योग में काम किया, कई कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट विकसित किए और 1989 में उनकी पहली पटकथा स्क्रीन पर आई जब डॉल्फ लुंडग्रेन के लिए एक वाहन द पनिशर रिलीज हुआ। याकिन की अगली पटकथा द रूकी थी, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड और चार्ली शीन ने अभिनय किया था। अधिक व्यक्तिगत सामग्री लेना चाहते हुए याकिन ने अपनी अगली पटकथा फ्रेश के लिए न्यूयॉर्क के आंतरिक शहर में पले बढ़े अपने अनुभवों को आकर्षित किया। याकिन ने फ्रेश के लिए अपनी पटकथा खुद निर्देशित करने का विकल्प चुना। फिल्म ने आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। 1994 के संडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता की ट्रॉफी अर्जित की। याकिन अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा पाने के लिए अपनी युवावस्था में वापस चले गए। चेसिडिक समुदाय के साथ उनके अनुभव ने ए प्राइस एबव रूबीज के लिए उनकी पटकथा को प्रभावित किया। याकिन ने अपने अगले असाइनमेंट के साथ वापसी की, जो उनकी पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने निर्देशित किया था लेकिन लिखा नहीं था। रिमेंबर द टाइटन्स बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और उन्हें बैंकेबल हॉलीवुड प्रतिभाओं के ऊपरी स्तर पर ले गई। उनका होलोकॉस्ट ड्रामा डेथ इन लव जनवरी 2008 में शुरू हुआ। याकिन इसे परिवार की विफलता और अपने अतीत को बदलने में असमर्थता के बारे में एक फिल्म के रूप में वर्णित करते हैं। वह 2009 के संडांस फिल्म फेस्टिवल में यूएस ड्रामेटिक जूरी के सदस्य थे। 2010 में यह घोषणा की गई थी कि याकिन सैमुअल एल जैक्सन और जोश डुमल के साथ सिंपैथी फॉर द डेविल का निर्देशन करेंगे। 2014 तक यह परियोजना अभी भी विकास में थी। याकिन की पारिवारिक फिल्म मैक्स 26 जून 2015 को वार्नर ब्रदर्स और एमजीएम द्वारा रिलीज की गई थी। उनकी 2020 की फिल्म अवीवा का प्रीमियर एसेक्सएसडब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे सार्वजनिक रूप से रिलीज किया गया। व्यक्तिगत जीवन याकिन की शादी इजरायली संगीत वीडियो निर्देशक अल्मा हारेल से हुई थी। 2012 में दोनों का तलाक हो गया। फिल्मोग्राफी बेंडर एक भावुक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और कई कारणों का समर्थन करते हैं। 28 बेंडर क्रिएटिव कोलिशन के बोर्ड में काम करते हैं। वे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और पैसिफिक काउंसिल के सदस्य हैं। बेंडर यूसीएलए इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के सलाहकार बोर्ड में भी हैं और ग्लोबल जीरो अभियान के सदस्य हैं। 29-30 2004 में बेंडर जॉन केरी के राष्ट्रपति अभियान के लिए शीर्ष धन जुटाने वाले व्यक्ति थे। 31 वह बराक ओबामा के 2008 के राष्ट्रपति अभियान के शुरुआती समर्थकों में से एक थे।
32 यहूदी वंश का होने के कारण अगस्त 2015 में उन्होंने लॉस एंजल्स के यहूदी समुदाय के 98 सदस्यों में से एक के रूप में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली 6 विश्व शक्तियों के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते का समर्थन करते हुए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के सर्वोत्तम हित में है। 11 मई 2013 को वह मानद डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स की डिग्री प्राप्त करने और 2013 के दीक्षांत समारोह के दौरान टिप्पणियां साझा करने के लिए मेन विश्वविद्यालय लौट आए। पुरस्कार और मान्यता। 1994 में पल्प फिक्शन ने कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता। 34 बेंडर को 2001 में कान फिल्म फेस्टिवल में वर्ष का निर्माता का पुरस्कार मिला। वह यह पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति और ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी बने। 35 2005 में बेंडर को एक्लू से टॉर्च ऑफ लिबर्टी पुरस्कार प्रदान किया गया। 36 उन्हें 2011 में राष्ट्रीय वन्यजीव संघ द्वारा वन्यजीव नायक नामित किया गया था। 37 अपने पूरे करियर के दौरान बेंडर द्वारा निर्मित या कार्यकारी निर्मित फिल्मों ने कुल 8 अकादमी पुरस्कार जीते हैं। 2 फिल्मोग्राफी। फिल्में। निर्माता इंट्रूडर 1989, सहलेखक भी। 2 बहनों की कहानी 1989, रिजर्वायर डॉग्स 1992, फ्रेश 1994, पल्प फिक्शन 1994, 4 कमरे 1995, व्हाइट मैन्स बर्डन 1995, गुड विल हंटिंग 1997, जैकी ब्राउन 1997, रूबी से भी ज्यादा कीमत 1998, अन्ना और राजा 1999, द मैक्सिकन 2001, नॉक अराउंड गाइज 2001, द पावरपफ गर्ल्स मूवी आर्लिंग, किल बिल वॉल्यूम 1 2003, किल बिल वॉल्यूम 2 2004, डर्टी डांसिंग, हवाना नाइट्स 2004, वोसेस इनोसेंटेस 2004, द चमसक्रबर आर्लिंग, द ग्रेट रेड 2005, एक असुविधाजनक सत्य 2006, सबसे युवा उम्मीदवार 2008, किलशॉट 2008, इनग्लोरियस बास्टर्स 2009, काउंटडाउन टू ज़ीरो 2010, सुरक्षित 2012, ग्रेटा 2018, कैपोन 2020, जितना कठिन वे गिरते हैं 2021, बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं 2024, कार्यकारी निर्माता किलिंग जो 1994, स्नेकलैंड 1996, शाम से सुबह तक 1996, फ्रॉम डस्क टिल डॉन 2, टेक्सास ब्लड मनी 1999, डस्क टिल डॉन 3, द हैंगमैन्स डॉटर 1999, मार्क एलन मदरसबॉग बटा MRZB बटा, जन्म 18 मई 1950, एक अमेरिकी संगीतकार और संगीतकार हैं। वे 1970 के दशक के अंत में न्यू वेव बैंड डेवो के सहसंस्थापक, प्रमुख गायक और कीबोर्डिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसका व्हिप इट 1980 में अमेरिका में शीर्ष 20 एकल में से एक था, जो 14वें स्थान पर पहुंच गया और जिसने तब से एक पंथ का अनुसरण किया है। मदरसबॉग डेवो के संगीत के मुख्य संगीतकारों में से एक हैं। डेवो के साथ अपने काम के अलावा मदरसबॉग ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी म्यूटाटो मुजिका के जरिए टेलीविजन सीरीज, फिल्मों और वीडियो गेम के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने 13 साल तक चलने वाली एनिमेटेड सीरीज रग्रेट्स और इससे जुड़ी 3 थिएट्रिकल फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने वेस एंडरसन और मार्वल कॉमिक्स फिल्मों के लिए फिल्म स्कोर बनाए हैं। एक एकल संगीतकार के तौर पर मदरसबॉग ने 4 स्टूडियो एल्बम रिलीज किए हैं: म्यूजिक फॉर इंसोमनियाक्स, म्यूजिक फॉर द गैलरी, जॉयक्स म्यूटाटो और द मोस्ट पावरफुल हीलिंग म्यूजिक इन द एंटायर वर्ल्ड। 2004 में उन्हें फिल्म और टेलीविजन संगीत में उनके योगदान के लिए BMI फिल्म और टीवी अवार्ड्स में रिचर्ड किर्क पुरस्कार मिला। 2008 में मदरसबॉग को उनके अल्मा मेटर केंट स्टेट यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमन लेटर्स मिला। 5 प्रारंभिक वर्षों। मार्क एलन मदरसबॉग का जन्म 18 मई 1950 को अक्रोन, ओहियो में हुआ था। उनके माता पिता मैरी मार्गरेट, मिग और रॉबर्ट मदरसबॉग सीनियर हैं। वह अपने 2 छोटे भाइयों, बॉब और जिम, जो दोनों संगीतकार हैं, और 2 बहनों,
एमी और सुसान के साथ बड़े हुए और उन्होंने पेनिनसुला, ओहियो में वुडरिज हाई स्कूल से स्नातक किया। 6-7 उनके पिता शुरुआती डेवो फिल्मों और प्रशंसक कार्यक्रमों में जनरल बॉय के किरदार में दिखाई दिए और उनके भाइयों ने बैंड में भाग लिया। हालांकि जिम का कार्यकाल संक्षिप्त था, जो केवल कुछ शुरुआती डेमो में दिखाई दिए। आजीविका डेवो मार्क मदरसबॉग 2007 में फेस्टिवल इंटरनेशनल डे बेनिकासिम में डेवो के साथ लाइव परफॉर्म करते हुए। मदरसबाग ने केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में एक कला छात्र के रूप में भाग लिया, जहां उनकी मुलाकात डेवो के सहसंस्थापक गेराल्ड कैसले और बॉब लुइस से हुई। 1970 की शुरुआत में लुइस और कैसले ने मानव जाति के विचलन का विचार बनाया, जब कैसले के दोस्तों जेफरी मिलर और एलिसन क्रूज को ओहियो नेशनल गार्ड्समैन द्वारा विश्वविद्यालय के मैदान में मार दिया गया था, जिसे केंट स्टेट गोलीबारी के रूप में जाना जाता है। 8 अवधारणा से प्रेरित होकर मदरसबाग उनके साथ जुड़ गए और प्रारंभिक उत्तर संरचनावादी विचारों और अजीबोगरीब रहस्यों के तत्वों के साथ इस पर निर्माण किया, विशेष रूप से कुख्यात जोकोहोमो हेवनबाउंड पैम्फलेट 9 को उजागर किया। गीत जोकोहोमो का आधार 10 यह जुड़ाव 1973 में समाप्त हुआ। कुछ ही समय बाद रचनात्मक रूप से अधूरा महसूस करने का दावा करते हुए ड्रमर एलन मायर्स ने बैंड छोड़ दिया। 11 जिसके कारण शेष बैंड के सदस्यों ने शाउट वीडियो एलपी, साथ ही एक दौरे की योजनाओं को छोड़ दिया। 1987 में डेवो ने मायर्स की जगह लेने के लिए नए ड्रमर डेविड केंड्रिक के साथ पुनर्गठन किया, जो पहले स्पार्क्स के सदस्य थे। उनका पहला प्रोजेक्ट फ्लॉप हॉरर फिल्म स्लॉटरहाउस रॉक के लिए साउंड ट्रैक था, जिसमें टोनी बेसिल ने अभिनय किया था, और उन्होंने एनिग्मा पर टोटल डेवो 1988 और स्मूथ नूडल मैप्स 1990 एल्बम जारी किए। डेवो में मतभेद हो गया और 1991 में 2 शो किए, उसके बाद यह टूट गया। इस समय के आसपास डेवो के सदस्य बॉब मदरसबॉग को छोड़कर फिल्म द स्पिरिट ऑफ 76 में दिखाई दिए। 1989 में मार्क मदरसबॉग ने रयान मूर और बॉब कैसले को काम पर रखते हुए म्यूटाटो मुजिका नामक एक वाणिज्यिक संगीत उत्पादन स्टूडियो की स्थापना की। बॉब मदरसबॉग भी इसमें शामिल थे। डेवो फेस्टिवल हॉल, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया 2008 में लाइव प्रदर्शन करते हुए गेराल्ड कैसले और मदरसबॉग। 2006 में डेवो ने डिज्नी के साथ डेवो 2.0 परियोजना पर काम किया। डेवो के गानों को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बाल कलाकारों का एक बैंड इकट्ठा किया गया। अक्रोन बीकन जर्नल ने लिखा, डेवो ने हाल ही में डिज्नी के साथ मिलकर डेवो 2.0 नामक एक नई परियोजना पूरी की, जिसमें बैंड ने पुराने गाने और 2 नए गाने बजाए, जिन्हें बच्चों ने गाया था। उनका पहला एल्बम 2 डिस्क वाला सीडी डीवीडी कॉम्बो, जिसका नाम देव 2.0 है, 14 मार्च 2006 को रिलीज किया गया। कुछ गानों के बोल परिवार के अनुकूल प्रसारण के लिए बदल दिए गए थे, जिसके बारे में बैंड ने दावा किया है कि यह उनके क्लासिक हिट के संदेशों की विडंबना है। मदरसबॉग बैंड के स्टूडियो में इकट्ठा होने के विचार को खारिज नहीं करते हैं, ताकि अंततः एक नया डेवो एल्बम रिकॉर्ड किया जा सके। 13 एल्बम समथिंग फॉर एवरीबॉडी को अंततः जून 2010 में रिलीज किया गया, जिसके पहले फ्रेश व्हाट वी डू का 12 इंच सिंगल था। डेवो को 29 अक्टूबर 2010 को उत्तरी कैरोलिना के एशविले में मूगफेस्ट 2010 के दौरान पहला मूग इनोवेटर अवार्ड दिया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य अग्रणी कलाकारों को सम्मानित करना है, जिनके शैलीविरोधी काम बॉब मूग की साहसिक अभिनव भावना का उदाहरण है। 15 डेवो को मूगफेस्ट में प्रदर्शन करना था, लेकिन मार्क के भाई बॉब मदरसबॉग लीड गिटार के हाथ में चोट लगने के बाद 3 दिन पहले ही रद्द कर दिया गया। उन्होंने और गेराल्ड कैसले ने ऑस्टिन, टेक्सास के बैंड द ऑक्टोपस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर कार्यक्रम में गर्ल यू वांट और ब्यूटीफुल वर्ल्ड का प्रदर्शन किया। सम्मान और पुरस्कार। मदरसबॉग को 2004 के BMI फिल्म और टीवी अवार्ड्स में रिचर्ड किर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर साल फिल्म और टेलीविजन संगीत के संगीतकार को दिया जाता है। 10 मई 2008 को मदरसबॉग को केंट स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 28 मई 2016 को मदरसबॉग को अक्रोन स्मिथ काउंटी पब्लिक लाइब्रेरी में एक समारोह के दौरान अक्रोन शहर की चाबी से सम्मानित किया गया।
44 फिल्मोग्राफी ह्यूमन हाईवे 1982 NBC 1990 स्टेशन आईडी 45 फेलिक्स द कैट 1990 टीवी मूल श्रृंखला का डिजिटल रूप से पुनर्निर्मित फुटेज संस्करण थीम सुपर मारियो वर्ल्ड 1991 टीवी थीम लिक्विड टेलीविजन 1991 टीवी डेविस रूल्स 1991 टीवी सीवर शार्क 1992 वीजी ग्रेट स्कॉट 1992 टीवी फ्रॉस्टी रिटर्न्स 1992 टीवी मैन एंड मशीन 1992 टीवी बिगमैन्स वर्ल्ड 1992 टीवी थीम ब्रेन डोनर्स 1992 प्रारंभिक और अंतिम क्रेडिट बेकर्सफील्ड पीडी 1993 टीवी साउथ बीच 1993 टीवी स्ट्रीट मैच 1993 टीवी डाउन ऑन द वाटरफ्रंट 1993 होटल मालिबू 1994 टीवी सीरीज एडिथेन ए फ्यू पीसेज ऑफ द पजल 1994 टीवी सेंटो बुगीटो 1995 टीवी मार्क मदर सबग के रूप में टू समथिंग 1995 टीवी इफ नॉट फॉर यू 1995 टीवी स्ट्रेंज लक 1995 टीवी स्लाइडर्स 1995 टीवी द कोर्टयार्ड 1995 टीवी द लास्ट सपर 1995 संगीत स्कोर फ्लैश सूटकेस 1995 द बिग स्क्वीज 1996 क्लास रियूनियन 1996 टीवी क्विकसिल्वर हाईवे 1997 टीवी फायर्ड अप 1997 टीवी पुरुष 1997 अविवाहित पिता 1997 टीवी वर्किंग 1997 टीवी थीम अंतिम संस्कार 1998 टीवी द मिस्टर पोटैटो हेयर शो 1998 टीवी द सिंपल लाइफ टीवी मेरे बचपन की कहानियाँ 1998 टीवी इंटरस्टेट 82 1999 वीजी रॉकेट पावर 1999 टीवी थीम संगीत द वेकी एडवेंचर्स ऑफ रोनाल्ड मैकडोनाल्ड द विजिटर्स फ्रॉम आउटर स्पेस 1999 वी सैमी 2000 टीवी टकर 2000 टीवी द अदर मी 2000 टीवी ऑल ग्रोड अप 2001 टीवी रगराट्स स्टिल बेबीज आफ्टर ऑल देज ईयर्स 2001 टीवी सेकंड स्ट्रिंग 2002 टीवी चीट्स 2002 एमडीएस 2002 टीवी हिडन हिल्स 2002 टीवी द ग्रूवेनियंस 2002 टीवी ए गाई थिंग 2003 द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसो 2004 द बिग हाउस 2004 टीवी पोपेयस वॉयेज द क्वेस्ट फॉर पप्पी 2004 वी द सिम्स 2 और एक्सपेंशन पैक 2004 से 2008 वीजी डिवोल्यूशन के बारे में संपूर्ण सत्य 2004 वी एडवर्ड गोरे के लिए संगीत 2005 गेट मैक 2006 से 2009 मुझे खिलाओ 2006 यूरेका 2006 टीवी थीम बूम ब्लॉक्स 2008 वीजी कार्टून्स 2008至2014 बूम ब्लॉक्स बैश पार्टी 2009 वीजी स्केट 3 2010 वीजी कैटफिश 2010 हवाईयन अवकाश 2011 शेमलेस 2011 टीवी थोर रग्नारोक 2017 होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 समर वेकेशन 2018 द क्रूड्स ए न्यू एज 2020 मिशेल्स बनाम मशीन्स 2021 होटल ट्रांसिल्वेनिया ट्रांसफॉर्मेनिया 2022 हम कैसे आगे बढ़ते हैं 2022 कोकेन बियर 2023 टेलीविजन साल शीर्षक नोट्स 1986 से 1990 पीवी का प्लेहाउस 1991 से 2006 रेग्रेट्स डेनिस एम एनिगन रस्टी एंड्रयूज और बॉब मदरसबॉग
के साथ एनिमेटेड सीरीज के लिए पहला स्कोर। 1992 से 1995 वंडरलैंड में रोमांच डेनिस एम. एनिगन, रस्टी एंड्रयूज और जोश मैंसेल के साथ। 1995 से 1996 गूंगा और बेवकूफ। 1998 से 1999 मिस्टर पोटैटो हेड शो एर्नी मैनिक्स के साथ। 1999 से 2004 रॉकेट पावर। 2000 से 2003 क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग जोश मैंसेल के साथ। 2000 से 2001 ग्रोस पॉइंटे। 2003 से 2008 सब बड़े हो गए बॉब मदरसबॉग के साथ। 2004至2005इला। 2006 बड़ा प्यार। 1989 में मदरसबॉग और डेवो के अन्य सदस्य विजिटिंग किड्स प्रोजेक्ट में शामिल थे, जिसने 1990 में न्यू रोज लेबल पर एक स्वशीर्षक ईपी जारी किया। 17 इस समूह में उनकी तत्कालीन पत्नी नैन्सी फर्गुसन के साथ साथ डेविड केंड्रिक, बॉब मदरसबॉग और बॉब की बेटी एलेक्स मदरसबॉग शामिल थे। मदरसबॉग ने कुछ गीतों को सहलिखा और बॉब कैसले के साथ एल्बम का निर्माण किया। ट्रिलोबाइट्स गीत के लिए एक प्रचार वीडियो फिल्माया गया था। विजिटिंग किड्स रॉकुला फिल्म के साउंड ट्रैक पर दिखाई दिए, साथ ही डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में भी। SXSW 2016 के दौरान पीवीज बिग हॉलिडे के प्रीमियर पर मदरसबॉग। डेवो के बाद से मदरसबॉग ने फिल्म और टेलीविजन के लिए संगीत स्कोर लिखकर एक सफल करियर विकसित किया है। फिल्म में उन्होंने फिल्म निर्माता वेस एंडरसन के साथ अक्सर काम किया है। उनकी 4 फीचर फिल्मों बॉटल रॉकेट, रशमोर, द रॉयल टेनेम्बम्स और द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसॉ के लिए स्कोरिंग की है। 18 उन्होंने द लेगो मूवी, 19 और थॉर रैग्नारोक के लिए संगीत तैयार किया। 21 उनका संगीत बच्चों के टेलीविजन कार्यक्रमों रग्राट्स, बीकमैन वर्ल्ड, सेंटो बुगिटो और क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग का मुख्य हिस्सा रहा है। उन्होंने ओरिजिनल फेलिक्स द कैट शो के लिए नया थीम गीत लिखा था जब इसे ब्रॉडवे वीडियो को बेचा गया था। 1986 से 1990 में पीवी के प्लेहाउस के लिए कुछ संगीत और 1991 में DIC एंटरटेनमेंट के लिए सुपर मारियो वर्ल्ड टीवी श्रृंखला का थीम गीत। 22 रग्राट्स में चकी फिनिस्टर का चरित्र डिजाइन उन पर आधारित था। 23 बॉब कैसले के साथ उन्होंने हीरोज एंड विलेन्स 2000 का निर्माण किया, जो द पावरपफ गर्ल्स से प्रेरित संगीत वाला एक साउंड ट्रैक एल्बम था। 24 मदरसबॉग ने मूल रूप से शो के मुख्य संगीतकार बनने की मांग की थी। 24 मदरसबॉग वीडियो गेम के लिए संगीत तैयार करते हैं, जिसमें सोनी का क्रैश बैंडिकूट और जैक एंड डेक्सटर सीरीज दोनों संगीत स्कोर जोश मैंसेल द्वारा बनाए गए थे और EA गेम्स के द सिम्स 2 शामिल हैं। यह काम अक्सर मुटाटो मुजिका के साथ किया जाता है, जो संगीत उत्पादन कंपनी है जिसे उन्होंने अपने भाई बॉब मदरसबॉग सहित डेवो के कई अन्य पूर्व सदस्यों के साथ मिलकर बनाया था। 12 मदरसबॉग ने रैचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट के लिए मूल स्कोर तैयार किया। 25 मदरसबॉग 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डेवो के प्रीमियर पर मदरसबॉग ने लिखा। एविंग ट्रबल स्नीजिंग एप्पल इंक के पुरस्कार विजेता गेट ए मैक विज्ञापनों में विशिष्ट संगीत। 26 टेलीविजन श्रृंखला बिग लव के पहले सीजन के लिए स्कोर, हालांकि एक सीजन के बाद उन्हें टॉकिंग हेड्स के डेविड बर्न द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अमेरिकी टेलीविजन शो यूरेका का थीम संगीत सिफी चैनल पर प्रसारित होता है। कार्टून नेटवर्क की टीवी श्रृंखला रेगुलर शो का स्कोर। HBO के क्लोज इनफ के लिए जॉन एनरोथ और अल्बर्ट फॉक्स के साथ स्कोर। HBO के कार्यक्रम आवर फ्लैग मीन्स डेथ का स्कोर। 2013 में मदरसबॉग द एक्वाबैट्स सुपर शो के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जो यो गब्बा गब्बा के निर्माताओं द्वारा एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है, जिसमें डेवो प्रभावित बैंड द एक्वाबैट्स ने मुख्य पात्रों में से एक जिमी द रोबोट के विलक्षण वैज्ञानिक पिता की भूमिका निभाई है। 27 मदरसबॉग और कैसले ने टोनी बेसिल सहित अन्य कलाकारों के लिए संगीत तैयार किया है। 28 दृश्य कला और प्रदर्शनियां मदरसबॉग एक विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर भी सफल रहे हैं। नवंबर 2014 में मदरसबॉग ने कहा, मैंने पिछले 20 सालों में 150 से ज्यादा आर्ट गैलरी शो किए हैं। 6 फरवरी 2014 को डेनवर के समकालीन कला संग्रहालय MCA डेनवर ने मदरसबॉग की कला और संगीत की पहली व्यापक प्रस्तुति को एक साथ लाने के लिए एक पूर्वव्यापी प्रदर्शनी की घोषणा की।
इस राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमणशील प्रदर्शनी के साथ प्रिंसटन आर्किटेक्चरल प्रेस द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन मार्क मदरसबर्ग मायोपिया भी था। 30 मायोपिया से पोस्टकार्ड कला के 50 चरणों को 2015 में मार्क मदरसबर्ग कलेक्टेड फैक्ट्स एंड लाइज नामक एक पोस्टकार्ड पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। सिंसिनाटी, ओहियो में मायोपिया प्रदर्शनी के उद्घाटन की प्रस्तावना के रूप में मदरसबर्ग ने एक संगीत समारोह आयोजित किया जिसमें शास्त्रीय शैली में बजाए गए डेवो गाने और फिल्म स्कोर शामिल थे। दर्शकों को उपाख्यानों के साथ संबोधित किया गया था और संगीत के टुकड़े जो उन्होंने विशेष रूप से कीबोर्ड हाइब्रिड के लिए बनाए थे, जिसका उपयोग मूल रूप से पाठ पढ़ाने के लिए किया जाता था, जिसे उनके भाई बॉब ने नवीनीकृत किया था, और समय रखने के लिए केंद्र में एक काउंटर था। इस वाद्य यंत्र को एक साथ 6 लोगों ने बजाया। 31 मदरसबर्ग ने निक जूनियर चैनल की टेलीविजन सीरीज यो गब्बा गब्बा पर एक ड्राइंग सेगमेंट की मेजबानी की, जिसे मार्क्स मैजिक पिक्चर्स कहा जाता है, जिसमें बच्चों को सरल चित्र बनाना सिखाया जाता है। चित्र अक्सर एनिमेशन के माध्यम से सेगमेंट के अंत में जीवंत हो जाते हैं। 33 व्यक्तिगत जीवन 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अनीता ग्रीनस्पैन 7 साल की उम्र में मदरसबर्ग ने अपने गंभीर मायोपिया और दृष्टिवैषम्य को ठीक करने के लिए चश्मा पहनना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने डेवो शो में उपयोग के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट आईवियर डिजाइन करने में रुचि ली। उन्होंने लॉस एंजल्स की एक दुकान ला आईवर्क्स द्वारा नियमित उपयोग के लिए बनाए गए स्टेनलेस स्टील फ्रेम के एक सेट का पक्ष लिया और कहा कि उन्होंने जितने जोड़े मिल सके खरीद लिए, क्योंकि वे टूट जाते थे या प्रशंसकों द्वारा चुरा लिए जाते थे। 34-35 आईवियर निर्माता शेन बॉम के साथ एक संयुक्त उद्यम में मदरसबर्ग ने 2015 तक 3 अलग-अलग शैलियों में स्टेनलेस स्टील क्रोम फिनिश के साथ बेरिलियम से बने बिक्री के लिए अपने खुद के ब्रांडेड फ्रेम डिजाइन किए हैं। बॉम्विजन प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूनिसेक्स मॉडल फ्रांसेस्का 2016 के एक साक्षात्कार में मदरसबर्ग ने ध्यान घाटे विकार होने का उल्लेख किया। 37 उनकी 2 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली पत्नी अभिनेत्री नैन्सी फर्ग्यूसन थीं, जिन्हें 1999 की सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म मिस्ट्री मैन में उनके साथ कुछ समय के लिए अभिनय करते हुए देखा जा सकता है। उनकी वर्तमान पत्नी अनीता ग्रीनस्पैन है, जो नील कोहन के साथ फिल्म संगीत प्रबंधन कंपनी ग्रीनस्पैन कोहन मैनेजमेंट चलाती हैं। इस जोड़े की चीन से 2 बेटियां हैं, जिन्हें ग्रीनस्पैन ने उस देश में लड़कियों को उनके लिंग के कारण त्यागने की प्रथा के बारे में जानने के बाद गोद लिया था। 6 मदरसबर्ग गीत कविताओं 38 और असामान्य या पुराने संगीत उपकरणों के संग्रहकर्ता और पारखी हैं। वह रेमंड स्कॉट के इलेक्ट्रोनियम के मालिक हैं, हालांकि यह वर्तमान में कार्यात्मक नहीं है। 37 मदरसबर्ग को मई 2020 में कोविड-19 हुआ था और उन्हें 18 दिनों के लिए सीडर-सिनाई मेडिकल सेंटर की गहन देखभाल इकाई में वेंटिलेटर पर रखा गया था। अगस्त 2020 में मदरसबर्ग ने बताया कि वह बीमारी से लगभग मर गया था और संक्रमित होने के दौरान वह भ्रम की स्थिति में था। उसे विश्वास हो गया था कि लिटिल टोक्यो में ईंट से मारे जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसने अपने परिवार के सदस्यों से बार-बार अपने हमलावरों की तलाश करने का आग्रह किया। 40 उन्होंने बीमारी के परिणामस्वरूप स्थायी न्यूरोपैथिक दर्द होने का वर्णन किया। 41 मदरसबर्ग कभी पैरोडी धर्म चर्च ऑफ द सबजीनियस का सदस्य था। 42 अप्रैल 2010 से कंपनी के 2 शेयरधारक रिलायंस एंटरटेनमेंट, भारतीय अरबपति अनिल अंबानी के रिलायंस एडीए समूह की सहायक कंपनी और खुद फोर्ड थे। 6-7 रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टीवन स्पीलबर्ग की ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स में भी मुख्य निवेशकों में से एक है। 8 आईएम ग्लोबल में रिलायंस के निवेश के कारण फोर्ड और उसके भारतीय साझेदारों के साथ कंपनी ने लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग, मैक्सिको सिटी और मुंबई में कार्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया। 4 जून 2016 में टैंग मीडिया पार्टनर्स ने आईएम ग्लोबल का बहुमत हासिल कर लिया। 10 2017 में टैंग मीडिया पार्टनर्स ने ओपन रोड फिल्म्स और आईएम ग्लोबल टीवी के साथ आईएम ग्लोबल ऑपरेशंस को मिलाकर ग्लोबल रोड एंटरटेनमेंट का गठन किया। 11 2018 में ग्लोबल रोड ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और वितरण आईएम ग्लोबल पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इंसिडियस, सिनिस्टर और ए हॉन्टेड हाउस जैसी फिल्मों के लिए निर्माता,
फाइनेंसर और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री एजेंट के रूप में कार्य करता है। IM ग्लोबल की एंथम सहायक कंपनी लैटिनो फिल्म बिक्री संयुक्त उद्यम मुंडियाल के माध्यम से लैटिन अमेरिकी सिनेमा के वैश्विक वितरण, चीनी स्टूडियो हुआई ब्रदर्स के साथ एक विशेष आउटपुट व्यवस्था के माध्यम से चीनी सिनेमा और शेयरधारक रिलायंस एंटरटेनमेंट से पाइपलाइन के माध्यम से बॉलीवुड सिनेमा के वैश्विक वितरण में विशेषज्ञता रखती है। 13 कुल मिलाकर IM ग्लोबल 300 से अधिक फिल्मों की लाइब्रेरी को नियंत्रित करता है। 14 IM ग्लोबल के शीर्षकों ने 2013 और 2014 दोनों में प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के बाहर वैश्विक फिल्म क्षेत्र में नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस शेयर हासिल किए। 15-16 IM ग्लोबल की लाइब्रेरी में स्पाईग्लास एंटरटेनमेंट, इंटरमीडिया, लार्गो एंटरटेनमेंट, बीकन पिक्चर्स और डिस्टेंट होराइजन लाइब्रेरी के वितरण अधिकार शामिल हैं। उत्पादन और वित्तपोषण। कंपनी ने 30 से अधिक फीचर फिल्मों का निर्माण किया है और इसके निर्माण में मैथ्यू मैककोनाघे, जॉनी डेप, डायने लेन, एनी हैथवे, जूलिया रॉबर्ट्स, निकोल किडमैन, टॉम हार्डी, कॉलिन फेरेल, नूमी रैपेस, जेसन स्टेथम, सिल्वेस्टर स्टेलोन, एरिसन फोर्ड और गैरी ओल्डमैन जैसे ऑनस्क्रीन प्रतिभाओं के साथ काम किया है। 17 अप्सरा डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी की अप्सरा डिस्ट्रीब्यूशन सहायक कंपनी एक फिल्म अधिकार अधिग्रहण और वितरण लेबल है जो 14 दक्षिण पूर्व एशियाई वितरण बाजारों को कवर करती है, जिनमें से कई में यह डिज्नी के बुएना विस्टा इंटरनेशनल के साथ साझेदारी करती है। 18-19 IM ग्लोबल टेलीविजन। 2014 के मध्य में कंपनी ने IM ग्लोबल टेलीविजन लॉन्च किया, जिसमें मूल सामग्री के अध्यक्ष के रूप में सिफी चैनल के पूर्व अध्यक्ष और भागीदार मार्क स्टर्न थे। 20-21 यह प्रभाग नेटवर्क, केबल और SVOD प्लेटफार्मों के लिए स्क्रिप्टेड सामग्री के विकास, उत्पादन, वित्तपोषण और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। 2015 में एली शिबली अंतर्राष्ट्रीय वितरण और सनिर्माण के अध्यक्ष बने। स्क्रिप्टेड स्लेट की बिक्री के प्रबंधन के अलावा शिबली तीसरे पक्ष की स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड परियोजनाओं के अधिग्रहण की देखरेख करते हैं। 22-23 2016 में IM ग्लोबल टेलीविजन ने एमी पुरस्कार विजेता फिल गुरिन के नेतृत्व में एक अनस्क्रिप्टेड और वैकल्पिक डिवीजन लॉन्च किया। 24 IM ग्लोबल म्यूजिक। दिसंबर 2014 में कंपनी ने IM ग्लोबल म्यूजिक लॉन्च किया। 25-26 स्टीफन ज़ाप्स्की, ASC। जन्म 15 दिसंबर 1950, एक अमेरिकी छायाकार हैं। 1-2 जिन्हें एडवर्ड सिजोरहैंड्स, बैटमैन रिटर्न्स और एड वुड जैसी फिल्मों में निर्देशक टिम बर्टन के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने कई फिल्म समीक्षकों के पुरस्कार जीते। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पश्चिम जर्मनी के ओल्डेनबर्ग में यूक्रेनी माता-पिता के घर जन्मे। उनका परिवार जब वे शिशु थे तब ही संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास कर गया और फिर क्लीवलैंड में बस गया। केस वेस्टर्न रिजर्व में अध्ययन करने के बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिल्म अध्ययन स्नातक कार्यक्रम में दाखिला लिया और स्थायी रूप से न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित हो गए। आजीविका। कैरियर का आरंभ। टिम बर्टन और बोअज याकिन जैसे निर्देशकों के साथ काम करके अपनी शैलियों की विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध चैप्स्की ने खुद को सिनेमेटोग्राफी पेशे के गिरगिट के रूप में स्थापित किया है। मानविकी में BFA और फिल्म इतिहास और आलोचना पर जोर देने के साथ केस वेस्टर्न रिजर्व से स्नातक होने के बाद चैप्स्की न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम में भाग लिया। 2 वहां उन्होंने फिल्म निर्माण व्यवसाय में कार्य किया और आफ्टर आवर्स, मेटवान और क्यू जैसे प्रोडक्शंस के लिए असिस्टेंट कैमरामैन, गैफर और की ग्रिप जैसे पदों पर काम किया। निर्देशकों स्कोरसेसे और कोहेन के साथ उनके काम ने उनके लिए अपनी पहली फीचर फिल्म ऑन द एज की शूटिंग करने का अवसर खोला। पाम ग्रियर और ब्रूस डर्न जैसे प्रतिष्ठित सितारों की शूटिंग करते हुए चैप्स्की यह विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र ऑन द एज की स्वतंत्र सफलता ने चैप्स्की को एरोल मॉरिस की द थिन ब्लू लाइन के लिए रॉबर्ट चैपल के साथ एक छायाकार की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। एक फिल्म जिसे अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वृत्तचित्रों में से एक माना जाता है। 5 इसने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और कई अन्य से सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र 1988 के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते। उसी वर्ष के भीतर चैप्स्की ने रॉबर्ट बिरमन की वैम्पायर्स किस के लिए अपनी शैली को जल्दी से बदल दिया।
बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बावजूद चैप्सकी द्वारा कैप्चर किए गए अंधेरे न्यूयॉर्क के माहौल ने निकोलस केज के बेहद बेलगाम प्रदर्शन के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान की 6 और फिल्म को एक पंथ का अनुसरण करने में मदद की। ज़ैप्स्की के कुछ सबसे उल्लेखनीय काम अभिव्यक्तिवादी निर्देशक टिम बर्टन के साथ उनकी परियोजनाओं से प्राप्त हुए हैं। उनका पहला सहयोग एडवर्ड सिज़ोरहैंड्स में बर्टन के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक था। लेस के पीछे ज़ैप्स्की की तरलता ने एडवर्ड के अलगाव के अंधेरे से अत्यथार्थवादी उपनगरों को अलग करने में मदद की, जिससे फिल्म को एक ईथर साथ माहौल मिला। 1992 में यह जोड़ी माइकल कीटन, मिशेल फिफर और डैनी डेविटो जैसे बड़े नामों के साथ बैटमैन रिटर्न्स की शूटिंग के लिए लौटेगी। 35 मिमी में पैनाविजन पैनाफ्लेक्स गोल्ड 2 पर शूट किया गया। 8 उनका तीसरा और अंतिम प्रोजेक्ट एड वुड उनकी सबसे समीक्षकों द्वारा सफल साबित होगा। काले और सफेद रंग में शानदार ढंग से शूट की गई। 9 फिल्म ने सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए गोल्डन ग्लोब और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स से सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार जीता। बर्टन के साथ काम करने से चैप्सकी का प्रस्थान उन्हें फिल्म के भीतर शैली के अन्य रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित करेगा। 1996 में उनकी अगली सिनेमेटोग्राफी परियोजना मटिल्डा ने उन्हें बैटमैन रिटर्न्स के खलनायक डैनी डेविटो के साथ फिर से जोड़ा, जिन्होंने निर्देशक की भूमिका निभाई। बच्चों की इस क्लासिक फिल्म में डेविटो और चैप्सकी ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जो जीवन से थोड़ी बड़ी और काफी मजेदार है। चैप्सकी ने विल स्पेक और जोश गॉर्डन की लेखक निर्देशक टीम के साथ 2007 की कॉमेडी ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी पर काम किया, जिसमें विल फेरेल और जॉन हेडर ने अभिनय किया था। हाल ही में चैप्सकी ने निर्देशक बोअज याकिन और डिटो मोंटियल के साथ एक्शन मूवीज सेफ और फाइटिंग पर काम करते हुए अपनी शैली को और विविधतापूर्ण बनाया। जेसन स्टैथम और चैनिंग टैटम अभिनीत पहली फिल्म में सुंदर सिंगल शॉट सीक्वेंस 11 के इस्तेमाल ने ऐसी फिल्मों की खासियतों को रोमांचित करने में मदद की। 2016 में शुरू करके चैप्सकी ने अपने सिनेमेटोग्राफी के काम को टेलीविजन में स्थानांतरित कर दिया। शेड्स ऑफ ब्लू, क्वांटिको और गॉड फ्रेंडेड मी के एपिसोड की शूटिंग की। फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष, शीर्षक, निदेशक 1985 किनारे पर रोब निल्सन, 1988 पिशाच का चुंबन रॉबर्ट बिरमन, 1989 ब्रुकलिन के लिए अंतिम निकास उली एडेल, भय, चिंता और अवसाद टोड सोलोंडस, बेटे एलेक्जेंडर रॉकवेल, 1990 स्मरण फ्रेंको अमुरी, बच्चों का खेल 2 जॉन लाफिया, एडवर्ड सिजरहैंड्स टिम बर्टन, ये अंधेरी हवा एरोल मॉरिस, 1992 बैटमैन रिटर्न्स टिम बर्टन, एक चुंबन की प्रस्तावना नॉर्मन रेने, 1994 एडवुड टिम बर्टन, 1996 मटिल्डा डैनी डेविटो, 2003 बुलेट प्रूफ साधु पॉल हंटर, 2007 कीर्ति के पंख विल स्पेक, जोश गॉर्डन, 2009 लड़ाई करना डिटो मोंटियल, 2012 सुरक्षित बोअज याकिन, अर्लिंग ये अधिकतम, 2022 क्रिसमस आपके साथ गैब्रिएला टैग्लियाविनी, दस्तावेजी फिल्म, वर्ष, शीर्षक, निदेशक, नोट्स, 1988 पतली नीली रेखा एरोल मॉरिस रॉबर्ट चैपल के साथ, 1991 समय का संक्षिप्त इतिहास जॉन बेली के साथ, टेलीविजन, वर्ष, शीर्षक, निदेशक, नोट्स, 2016 ड्रू जेम्स स्ट्रांग टीवी फिल्म, 2016 से 2017 नीले रंग के शेड्स सभी 36 एपिसोड, अर्लिंग ईबा क्वांटिको रसेल ली फाइन, एलेक्स कैलिमनियोस, कॉन्स्टेंटाइन मैक्रिस, केविन रॉडनी सुलिवन, डेविड मैकवहर्टर, रॉब बोमन, जिम मैके 10 एपिसोड, 2018 से 2020 भगवान ने मुझे अपना मित्र बना लिया मार्कोस सिएगा, होली डेल डैरेन, ग्रांट, विक्टर नेली जूनियर, जो मॉर्टन, ग्रेगरी स्मिथ पीस। तो दोस्तों पिछला जो पार्ट था वो हमें 21 से 27 अप्रैल 2012 को देखने को मिला था। बाकी इसकी रनिंग लेंथ की बात की जाए तो 95 मिनट रनिंग लेंथ थी और साथ ही साथ इसे बजट की बात की जाए तो 30 मिलियन के बजट में बनाया गया था। और साथ ही साथ इसी के साथ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 14.6 मिलियन का कलेक्शन आया था, जो कि बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन ठीक ठाक था। बाकी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप इसका जो पार्ट 1 है वो देख सकते हो, वहाँ पर भी इसे रिलीज़ किया गया था और रेटिंग धांसू थी, लगभग 6.4 की रेटिंग है। बाकी और भी कई प्लेटफॉर्म पर 60 से ज़्यादा % की रेटिंग है।
तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।